नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ब्लू टिक के लिए हर महीने भरने होंगे $8। एलन मस्क का ऐलान। रेवेन्यू शेयर करने पर भी फैसला जल्द। नए बिजनेस प्लान पर मस्क कर रहे हैं काम। बाजार में तेजी के चौके पर ब्रेक। रियल्टी, ऑटो, आईटी, शरम बिकवाली, मिड और स्मॉल कैप में दबाव। सेंसेक्स 215 और निफ्टी 63 अंक गिरे। महंगाई पर अर्जुन की नजर लगाए हुए है आरबीआई। गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। इसी महीने रिटेल के लिए भी डिजिटल रुपए की होगी शुरुआत। दिल्ली की बिगड़ी हवा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 372 पर। स्कूल बंद करने पर सरकार कर रही है विचार। कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम की अपील की। मोरबी में चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इधर पुल की मेंटेनेंस करने वाली ओरेवा ग्रुप का पुल खोलने पर लेटर वायरल। पूरे गुजरात में आज राजकीय शोक। T20 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश में कांटे का मुकाबला। सेमीफाइनल में जाने के लिए आज भारत का जीतना जरूरी। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। सबसे पहले बात करेंगे ट्विटर की। ट्विटर अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए अब आपको पैसे चुकाने होंगे। ट्विटर के अधिग्रहण के बाद एलन मस्क ने $8 प्रति महीने वेरिफिकेशन फीस लगाने का फैसला किया है। हालांकि भारत में ये फीस थोड़ी कम हो सकती है। खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम अंचंदा है हमारे साथ। तो असीम, बताइए क्या तैयारियां हैं? अब एक चीज तो क्लियर है कि ट्विटर ब्लू टिक फ्री नहीं है। कितना चार्ज देना पड़ सकता है? देखिए, एलन मस्क ने हाल में ही ट्विटर का अधिग्रहण किया है और अब उसको रिवैम्प जो है करने की तैयारी कर रहे हैं। एलन मस्क के मुताबिक विज्ञापन से ट्विटर का काम जो है नहीं चलेगा और इसके लिए एक सब्सक्रिप्शन मॉडल जो है लेकर के आना पड़ेगा। तो उन्होंने $8 प्रति महीने की सब्सक्रिप्शन की घोषणा जो है वो की है। जिन भी लोगों को अपने अकाउंट्स का वेरिफिकेशन कराना है, उनको ब्लू टिक चाहिए, तो उनको $8 प्रति महीना जो है चुकाने पड़ेंगे। एलन मस्क के मुताबिक इससे लोगों को स्पैम से मुक्ति मिलेगी, इससे उनको ट्रोल से मुक्ति जो है वो मिलेगी। साथ ही साथ जो भी अकाउंट वेरीफाई होंगे उनको सर्च के अंदर प्रेफरेंस मिलेगी, मेंशन के अंदर प्रेफरेंस जो है वो मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि काफी अच्छा मॉडल जो है साबित हो सकता है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि अलग अलग देशों में उनकी आय के मुताबिक ये है सब्सक्रिप्शन फीस जो होगी। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में ये फीस जो है 200 से लेकर के 150 रुपए प्रति महीना जो है हो सकती है। तो अगर आपको वेरिफिकेशन का वेरीफाइड अकाउंट चाहिए, आपको ब्लू टिक चाहिए, तो आपको जल्दी ये फीस जो है चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि जल्दी ये रोल ओवर करने की शुरुआत जो है ट्विटर जो है इसको कर देगा। खासतौर पर अगर 90 दिनों के अंदर आपने इसका सब्सक्रिप्शन जो है नहीं लिया तो आपका एग्जिस्टिंग वेरीफाइड अगर अकाउंट है तो उसका भी ब्लू टिक जो है हट जाएगा। तो इसकी शुरुआत अब एलन मस्क ने जो है वो कर दिया और जल्दी भारत में इसको रोल आउट जो है वो कर देंगे। शुक्रिया असीम, में डिटेल्स बताने के लिए। तो फीस तो वसूली जाएगी। भारत में फीस फाइनल क्या होगी ये पता लगेगा, लेकिन अनुमान है 250 रुपए के करीब हो सकती है हर महीने के आसपास। अब बात मार्केट अपडेट की। बाजार में लगातार 4 दिन की तेजी पर ब्रेक लग गया। आज बाजार में ऊपरी स्तरों से मुनाफ वसूली की रही। सेंसेक्स 215 पॉइंट गिरकर 60,906 पर बंद हुआ। निफ्टी 63 पॉइंट गिरकर 18,083 पर क्लोज हुआ। सुमित है हमारे साथ आज का पूरा एक्शन बताने के लिए। तो सुमित, फेड पॉलिसी आउटकम से पहले थोड़ी सी कॉशियसनेस मार्केट में दिखाई दी, हल्की मुनाफ वसूली। क्या एक्शन रहा ओवरऑल सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक? देखिए, हाँ, थोड़ा बहुत इंपैक्ट जरूर रहा, लेकिन एक सीमित दायरे में बाजार आज कामकाज कर रहा था। बहुत ज्यादा वहां पर कोई मूव खास आता हुआ दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज काफी थी। आज भी फार्मा का दिन था, तो निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा जैसे 2 नाम दिखाई पड़ेंगे। सन फार्मा जो कि 7 साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंच गया। रिलायंस आधा % ऊपर, टेक महिंद्रा करीब 1% ऊपर। तो करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे स्टॉक्स क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी लूजर्स में मारुति 2.5% नीचे, नेस्ले 1% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल करीब 3% नीचे और आयशर मोटर रफली 2% के आसपास ही बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप में आज एल्केम लैब करीब 2.5% ऊपर, ओरेकल 2% ऊपर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट करीब 1.5% ऊपर और पॉली कैप रफली 1.5% के आसपास खरीदारी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में हनीवेल 1% नीचे, अबट करीब ½ % नीचे, एमआरएफ ½ % नीचे और पेज इंडस्ट्री मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर बंद होता दिखाई पड़ा है। हैवी वेट्स जो स्टॉक्स थे उनमें तेज बिकवाली थी। एफएनओ में लीड कर रहा था एचडीएफसी, एएमसी, एम्फेसिस, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा जैसे नाम जहां पर खरीदारी का दौर आज बनता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एफएनओ लूजर्स में आपको पीआई इंडस्ट्री दिखाई पड़ेगा, एचसीएल दिखाई पड़ेगा, पेज इंडस्ट्री, हीरो मोटोकॉर्प नंबर से ठीक पहले जहां पर कुछ हद तक प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल में वेदांता आज लीड कर रहा था, 3.5% की तेजी
तेजी, हिंडाल्को 1.5% ऊपर, हिंदुस्तान जिंक करीब 1.5% तेजी यहाँ थी। इनफैक्ट एनएमडीसी भी जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो मेटल के लिए आज थोड़ा अच्छा दिन और साथ साथ फार्मा की तरफ से एक बढ़िया सपोर्ट मार्केट को आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। शुक्रिया सुमित की डिटेल्स बताने के लिए। तो आज एक थोड़ा सा रेंज बाउंड सेशन रहा, अब कल के सेशन पर रहेंगी नजरें। और महंगाई पर आरबीआई की नजर पूरी तरह से टिकी हुई है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आरबीआई की नजर महंगाई पर उसी तरह टिकी हुई है जिस तरह से अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आरबीआई सरकार को जल्द से जल्द रिपोर्ट भेजेगी कि आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है। We are in a situation where, the inflation has remained above 6% for 3 consecutive quarters, and under the accountability norms which are provided in the Reserve Bank of India Act, we are expected to send a report to the government explaining explaining as to why it happened, what measures we propose to take, and by which time we expect inflation to come within the target range of 2 to 6% and closer to 4%. इसके अलावा आरबीआई गवर्नर ने डिजिटल रुपए पर भी बातें की। उन्होंने कहा कि होलसेल के लिए डिजिटल रुपए की शुरुआत कर दी गई है और ये एक ऐतिहासिक कदम है। रिटेल के लिए भी डिजिटल करेंसी जल्द आ जाएगी। We launched the trial of our CBDC project. It was indeed a landmark moment in the history of money, in the history of currency in our country. Going forward, it will be a landmark moment. It will be a landmark achievement so far as the functioning of the entire economy is concerned. So in that sense also, it's going to be a major transformation of the way business is done, the way transactions are conducted. और अब बात करेंगे मोरबी के मातम की। और गुजरात के मोरबी हादसे के चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक लापता 2 लोगों के बारे में पता चल नहीं पाया है। इसी वजह से एजेंसियां लगी हुई हैं। थैंक्स हमसे बात करने के लिए सर। आप कितने दिन से यहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि 4 दिन से आप शुरुआत से ही आए थे, अभी बीच में ज्वाइन किया है आपने? नहीं, शुरुआत से ही है। हम लोग रात में आए थे, उसी दिन से हम लोग सर्च एंड रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी उस दिन से हम डाइव किया और शुरू में डेड बॉडी मिला भी हम लोग को। अभी उसमें चल रहा है, ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अभी जितना भी होगा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डीप डाइवर्स को, यानी कि आप लोगों को सर्च एंड रेस्क्यू में प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्योंकि नदी की जो स्थिति है उसे देखते हुए आपके चैलेंजेस क्या हैं सबसे ज़्यादा? यहाँ पर तो नीचे थोड़ा सा पथरीला टाइप का ज़मीन है। उसमें क्या है कि जो ड्रेनेज का वाटर इसमें छोड़ा गया है तो उसमें काई जम गया है, तो नीचे जाने से थोड़ा पता नहीं चलता है। ऊपर में विजुअलिटी बहुत कम है, वाटर विजुअलिटी, इससे हम लोगों को ज़्यादा दूर का दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोगों को ऐसे हाथ और पैर घुमाना पड़ता है नीचे से और सर्च करना पड़ता है, ताकि कहीं लग जाए तो पता चल जाए कि यहाँ डेड बॉडी है या नहीं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारा ये भी है, फौना भी है यहाँ पे, तो उसकी वजह से भी आपको दिक्कत हो रही है, वीड वगैरह की वजह से? फीड वो तो अब जो क्या बोलते हैं उसको, पान कुंभी है, वो उसको हटा दिया। और नहीं तो कल तो उससे भी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ऊपर जाते समय लटक रही थी पूरे। और वही है कि ये ब्रिज टूटा है, उसका कुछ सामान है नीचे, तो वो भी लगता है, तो संभाल के करना पड़ता है। कई जगह ज़्यादा खड्डे है, कई जगह पे मतलब प्लेन है, तो नीचे सरफेस में जाने के बाद पता चलता है कि कैसे है, क्या है। चैलेंजेस है थोड़े, लेकिन कर लेते हैं। अच्छा, जो पिछले 4 दिन से आप कंडक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ रेस्ट करने का टाइम मिल रहा है, पानी वानी पीने का, खाने का, सोने का? हाँ, बीच बीच में रिप्लेसमेंट हम लोग कर लेते हैं अपने इंडिविजुअल को, और काम लगातार चालू है सर्च एंड रेस्क्यू का। अभी देखते हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए जितने भी है, जितने अभी कंफर्म नहीं पता चल रहा है कि अभी कितने और हो सकते हैं, तो अभी देख चल रहा है काम। और इधर मोरबी पुल के रखरखाव पर बड़ी लापरवाही की बात सामने आई है। रेनोवेशन करने वाली ओरेवा कंपनी का एक लेटर वायरल हुआ है। इसमें कंपनी ने लिखा था कि ओरेवा कंपनी को ब्रिज का
परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो पुल की पूरी मरम्मत नहीं हो पाएगी। वहीं लेटर में ये भी साफ लिखा है कि वो सिर्फ अस्थायी रिपेयर कर रही है और इस ब्रिज को उसके बाद खोल देंगे। डिटेल के लिए केतन जोशी के पास चलते हैं। तो केतन, बताइए क्या अपडेट है वहां से और जो नई बातें सामने निकल कर आई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुल बनाने वाली कंपनी और उसके रिपेयर करने वाली कंपनी को लेकर ब्लेम्स हो रहे थे, लेकिन अब इस लेटर से तो कुछ और ही स्थिति सामने आती है। देखिए, ये जो ओरेवा कंपनी का लेटर 2 साल पहले कलेक्टर को लिखा था और वो वायरल हुआ है, उसमें कुछ तथ्य भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने जो कल रिमांड की मांग की थी उस रिमांड में भी यही पॉइंट दोहराया गया है। जो 4 महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक तो पहला कि ये जो एल्यूमिनियम फ्लोरिंग किया गया था कंपनी की ओर से, जो लकड़े का फ्लोरिंग था उसको हटाकर, यानी कि ब्रिज का वजन है वो काफ़ी बढ़ गया। दूसरा महत्वपूर्ण ये था कि जो एंकर पिन होती है, ब्रिज को दोनों ओर से सपोर्ट मिले, वो एंकर पिन को नहीं बदला गया, यानी कि जो पहले से था दुरुस्त उसको वैसा के वैसा ही रखा गया। तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि जो केबल बदलने चाहिए जिस पर पूरा सस्पेंशन ब्रिज खड़ा है, उस केबल को भी नहीं बदला गया। और चौथा पॉइंट कि जो कॉन्ट्रैक्टर ने इसका काम किया है उनको कोई इस चीज़ का अनुभव ही नहीं था, यानी कि जो वायरल लेटर हुआ है उसकी मुताबिक ही पुलिस ने रिमांड के जो पॉइंट रखे थे वो इसी प्रकार के थे और हादसा भी इसी कारण हुआ। अब आगे देखना ये होगा कि जब FSL की रिपोर्ट आती है, साथ ही साथ SIT की रिपोर्ट आती है, उसमें क्या मेल खाता है ये देखने लायक होगा। लेकिन अभी तो कोताही बरती है और जो पॉइंट पुलिस ने रिमांड में रखे हैं उसी पॉइंट के आधार पर, यानी कि जो कंपनी ने कहा था कि हम स्थायी रूप से इसको मेंटेन नहीं करेंगे, और ऐसा ही हुआ और परिणाम हम सब जानते हैं। जी, शुक्रिया आपका केतन ये अपडेट बताने के लिए। और आज गुजरात में मोरबी हादसे के मृतकों की आत्मा की शांति के लिए राजकीय शोक मनाया जा रहा है। जगह जगह प्रार्थना सभाएं हुई हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी आज अहमदाबाद की प्रार्थना सभा में मौजूद थे। और आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। आज बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा रैलियां कर रहे हैं। बिलासपुर में जेपी नड्डा ने कहा कि 75 साल में किसी ने हिमाचल की चिंता नहीं की, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के साथ खड़े हैं। वहीं हमीरपुर में एक सभा के दौरान अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी का बेटा या बेटी होना जरूरी होता है। बीजेपी काम का हिसाब दे सकती है, लेकिन कांग्रेस अपने कार्यकाल का हिसाब नहीं दे सकती। आपके सामने 2 विकल्प पड़े हैं। एक और कांग्रेस पार्टी है जो परिवारवाद से ग्रसित है, और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जिसका एकमात्र काम है भारत को दुनिया में सबसे प्रथम बनाना, हिमाचल को देश में सबसे प्रथम बनाना। और किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान करना आसान होगा। आज कैबिनेट की बैठक में सरकार ने चीनी मिलों को एथेनॉल की ज्यादा कीमत देने का फैसला लिया है। साथ ही करीब 52,000 करोड़ रुपए की फर्टिलाइजर सब्सिडी को भी मंजूरी मिली है। This procurement only deals with that. बाकी जो 15% है, आर एफर्ट इज गोइंग टू बी जो कॉर्न से आती है, ब्रोकन ग्रेन से आती है, एग्रीकल्चरल वेस्ट से आती है, उसको परसेंटेज हम बढ़ाएंगे एज वी गो अलोंग। इसमें हमने क्या तय किया है कि द प्राइस ऑफ एथेनॉल फ्रॉम सी हैवी मोलेसेस विल बी इंक्रीज फ्रॉम ₹46.66 पैसे पर लीटर टू 49.41 पैसे पर लीटर। और कैबिनेट के इन फैसलों पर ज्यादा डिटेल्स के साथ लक्ष्मण रॉय हैं हमारे साथ। लक्ष्मण, कैबिनेट में पहले तो बताइए क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं आज? देखिए, कैबिनेट ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। एक फैसला है दरअसल किसानों के किसानों के बकाया के भुगतान में जल्दी भुगतान करने को लेकर के, और सरकार ने ये तय किया है कि चीनी मिलें जो एथेनॉल बनाती हैं उनसे जब ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एथेनॉल खरीदेंगी तो पहले के मुकाबले ज़्यादा पैसा देंगी, यानी एथेनॉल की कीमत बढ़ाने का फैसला लिया गया है। और इसमें सी हैवी मोलेसेस, बी हैवी मोलेसेस और गन्ने से चीनी से बनने वाले एथेनॉल, इन सब की अलग अलग कैटेगरी होती है, जिसमें
इसमें करीब 2 रुपये 75 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई है। और इससे जो गन्ना किसानों का बकाया करीब 9,000 करोड़ रुपए के आसपास है, उन बकाया के भुगतान करने में आसानी होगी, ऐसा सरकार का दावा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वह फर्टिलाइज़र सेक्टर के लिए। पीएनके फर्टिलाइज़र की लागत लगातार बढ़ रही थी, तो सरकार ने बढ़ती लागत को देखते हुए सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया है। ये सब्सिडी करीब 5,200 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी सरकार बढ़ाने का फैसला ली है। तो अगर सब्सिडी नहीं बढ़ाती तो जाहिर तौर पर फर्टिलाइज़र के दाम भी बढ़ जाते। तो दोनों फैसलों को आप किसान के साथ जोड़कर देख सकते हैं कि किसानों को राहत देने की तरफ ये 2 कदम। शुक्रिया आपका लक्ष्मणी, डिटेल्स बताने के लिए। तो किसानों को राहत देते हुए 2 अहम फैसले, ये फैसलों के बारे में एक्सक्लूसिव पहले लक्ष्मण रॉय ने बताया भी था, वो कंफर्म होते हुए आज कैबिनेट की मीट में। रुकना इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें, आप देखते रहिए आवाज समाचार। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच स्कूलों को बंद करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली सरकार का कहना है कि राजधानी में प्रदूषण और बढ़ता है तो स्कूलों को बंद किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने कंपनियों से वर्क फ्रॉम होम दोबारा लाने की बात भी कही है। दिल्ली में मास्क की वापसी हो गई है, मगर मास्क लगाने की वजह कोरोना नहीं, पॉल्यूशन है। दिल्ली के माउंट सेंट मेरी स्कूल ने बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। साथ ही कमरों में प्यूरिफाइंग प्लांट्स भी लगाए गए हैं। कुछ और स्कूलों ने फिलहाल बाहर खेल कूद पर रोक लगा दी है। Even though we are taking every precaution, still we see the air pollution rising and the air quality coming down. When the air pollution reaches a very low level, then we advise our children to take precaution, like wearing a mask, wearing full sleeves, and even protecting themselves in any other way. And we advise them to wash their hands and face as often as possible. We have enough provisions for that. हालांकि कुछ बच्चे और अभिभावक छुट्टी की मांग कर रहे हैं, मगर बोर्ड एग्जाम करीब होने की वजह से इस पर एक राय नहीं बन पाई है। इस अनिश्चितता से बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। स्कूल में चारों तरफ फ्यूमिगेशन हो चुकी है। सुबह मॉर्निंग असेंबलीज जो होती है वो कैंसिल करके अब इंटरकॉम पे असेंबलीज होती है हमारी। एंड देन स्कूल का एक इको क्लब भी है जो रेगुलरली प्लांटेशन ड्राइव्स पे जाता रहता है। देन मास्क कंपल्सरी हो चुके हैं, सैनिटाइजर भी कंपल्सरी हो चुका है। इको क्लब में बेसिकली ये प्लांटेशन ड्राइव्स में काफ़ी जगह जाते हैं दिल्ली में। ये प्लांटर्स भी कभी कभी देते हैं, अगर जैसे किसी गेस्ट को देना है तो उस प्लांटेशन ड्राइव से जो हम लोग को प्लांट्स मिलते हैं। दिल्ली में स्कूल को बंद करने को लेकर राजनीति भी चल रही है। बीजेपी ने तत्काल स्कूल बंद करने की मांग की है। वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के पास जाता है तो स्कूल बंद करने के आदेश दिए जाएंगे। 450 से पार जब एक्यूआई जाता है, यानी सीवियर प्लस कैटेगरी में जाएगा, तो फिर एयर 3 दिन पहले, जिस 3 दिन पहले अनुमान लगते ही उसमें ऑलरेडी पहले से ग्रैफ सिस्टम में जो है वो 4th फेज के सारी कैटेगरी तैयार की गई हैं। तो अगर उस दिशा में जाएगा तो उसके बाद वो कार्रवाई ऑलरेडी कर दी जाएगी। रैप का जो फेज 4 जब लागू होगा तो उसमें कई तरह के बैन है, स्कूल का है, ट्रकों की एंट्री का है, तो कई तरह की उसमें जो है फेज 4 में जो है वो ऑलरेडी जो है सीओक्यू ने अनाउंस किया हुआ है। दिल्ली सरकार एक बार फिर वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने लोगों से घर से काम करने की अपील की है। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और स्कूल इसको लेकर सतर्क हो चुके हैं। कुछ स्कूलों ने मास्क को मैंडेटरी कर दिया है और कुछ आउटडोर एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रदूषण का लेवल अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार स्कूलों को बंद करने का फैसला भी कर सकती है। रोहन सिंह, दिल्ली। और आज किंग खान यानी शाहरुख खान का बर्थडे है। मुंबई में अपने बंगले मन्नत पर वो फैंस के सामने भी आए, तो चलते चलते छोड़ जाते हैं इन्हीं कुछ तस्वीरों के साथ।